हेलो एवरीबॉडी। मैं निशा माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। गर्ल्स, आज की क्लास में हम जिस रोग के बारे में बात करेंगे वो है मलेरिया। और इस रोग से आप सब भली भांति परिचित हैं। ये संक्रामक रोग नहीं है, इसको हम असंक्रामक रोगों की श्रेणी में मानते हैं। हालांकि जो मलेरिया है ये एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। यह प्रोटोजोआ जो पराश्रयी होता है, दूसरों पर आश्रित होता है, प्लाज्मोडियम जाति के अंतर्गत आता है और इसका प्रसार एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर से होता है, फीमेल मॉस्किटो। इटालियन भाषा में मलेरिया का अर्थ अशुद्ध वायु वाला रोग होता है। हालांकि इसका जो नाम पड़ा है वो ग्रीक भाषा में ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मैल और एरिया, MAL माल और ARIA एरिया। माल का अर्थ होता है अशुद्ध और दूषित, और एरिया का अर्थ है यहाँ पर हवा, क्षेत्र नहीं होकर के यहाँ पर एरिया का अर्थ है हवा। अतः यह रोग अशुद्ध और दूषित हवा के कारण फैलता है। बाद में ये पता चला कि मलेरिया मादा एनोफिलीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। अतः मादा मच्छर ही इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। मलेरिया का प्रकोप पूरे विश्व में है, लेकिन उष्ण और समशीतोष्ण में इसका प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि ऐसे ही वातावरण में एनाफिलीज जाति के जो मच्छर हैं वो ज़्यादा मात्रा में पनपते हैं। भारत में इस रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए लगभग पिछले 30 सालों से पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर हम इसके प्रारंभ की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1953 में, 1953 से। हालांकि अभी इसका प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। अगर हम इसके थोड़े से इतिहास की तरफ या इसके आंकड़ों की तरफ देखें और विश्व के आंकड़ों की तरफ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रति मिनट एक बालक की मृत्यु मलेरिया के कारण आज भी होती है, और प्रति वर्ष लगभग 65,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 80% बालक होते हैं। मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होने के 24 घंटे के अंदर अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है यदि यह इसकी तीव्रता अधिक हो तो। गरीब देशों में मलेरिया का प्रकोप सर्वाधिक है, और जिसका कारण बिना मच्छरदानी के खुले आंगन में, बरामदों में, छत में, आंगन में सोना है। तो जब खुले में सोते हैं और अगर वहाँ का वातावरण समशीतोष्ण या उष्ण है तो वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा होंगे और किसी भी उसमें उस व्यक्ति को काट सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको जो फैलाने वाले परजीवी हैं या जो एजेंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी की मुख्य 4 प्रजातियों से फैलता है। इसके 4 प्रकार के परजीवी हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। इसका जीवन काल या जीवन चक्र 48 घंटे का होता है, और जब इस प्रकार का मच्छर आक्रमण करता है तो व्यक्ति को हर दूसरे दिन फीवर आता है, बुखार आता है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम ओवेल है, इसका भी जीवन चक्र है वो 48 घंटे का होता है। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट प्रवृत्ति के होते हैं, मृदु प्रवृत्ति के होते हैं, और बुखार इसमें भी हर दूसरे दिन आता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, FALCIPARUM, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये परजीवी सबसे अधिक खतरनाक होता है, और अधिकांशतः रोगियों की मृत्यु इसी परजीवी के
प्रजाति के मच्छर के काटने से होती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम तीव्र मस्तिष्क ज्वर यानी ब्रेन फीवर फैलाता है और इसी कारण से व्यक्ति की या रोगी की मृत्यु हो जाती है। इनका जीवन चक्र भी 48 घंटे का ही होता है और बुखार भी हर दूसरे दिन आता है, लेकिन इसमें मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होने के 24 से 40 घंटे के अंदर अंदर रोगी की मृत्यु हो जाती है। जो 40% लोगों की मृत्यु की बात है कि भारत में लगभग मलेरिया से 40% लोगों की मृत्यु हो जाती है। जिनको मलेरिया हुआ है उनमें से 40% व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं और इनमें से भी 30% जो है वो इस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मच्छर के काटने के कारण होता है। राइट, लास्ट है इसमें प्लाज्मोडियम मलेरिये, नाम ही उसका बीमारी के नाम पर ही है, प्लाज्मोडियम मलेरिये, MALARIAE। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, यह परजीवी भी सॉफ्ट प्रकार का ही होता है और रोग को फैलाता है, लेकिन इसका जीवन चक्र 48 घंटे का नहीं होकर 72 घंटे का होता है और बुखार भी इसमें हर चौथे दिन आता है। हालांकि इसका प्रसार कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। संपूर्ण विश्व में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अधिक पाया जाता है और भारत में 70% मलेरिया इस परजीवी के कारण फैलता है। 25 से 30% प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, 4 से 8% प्लाज्मोडियम तथा 10% से भी कम मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम ओवेल मनुष्यों में सबसे कम रोग फैलाता है और ये ज़्यादातर अफ्रीका और वियतनाम में पाया जाता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। इसका जो प्रकोप है वो अप्रैल से नवंबर माह तक सबसे ज़्यादा होता है, यानी जब थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, जब मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, उस समय में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। गर्मी और वर्षा ऋतु में मच्छरों के प्रजनन और वृद्धि वो तीव्र गति से होती है और इसके लिए आर्द्रता यानी नमी और गर्मी का होना आवश्यक है। अतः मलेरिया का प्रकोप सर्वाधिक वर्षा ऋतु में पाया जाता है। यदि हम इनके पोषक कारक की बात करें यानी होस्ट फैक्टर्स की बात करें तो मलेरिया लगभग सभी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि जो भारतीय स्त्रियां हैं उनका ज़्यादातर शरीर वस्त्रों से ढका रहता है और जबकि पुरुष वस्त्र कम पहनते हैं और बिना कपड़ों के खेत खलिहानों में काम करते हैं, सोते समय भी शर्ट आदि उतार करके सोते हैं, जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं, साग सब्जी उगाते हैं, बाजार में जाते हैं और उसमें भी ज़्यादातर बनियान या लुंगी और हाफ पैंट का प्रयोग करते हैं और खुले जो भाग हैं शरीर के उन्हीं के ऊपर ये मच्छर अपना आक्रमण करते हैं। और क्योंकि रोग का प्रसार पुरुषों में अधिक है तो मृत्यु भी पुरुषों में ही अधिक होती है। और अगर हम इसके अनुपात की बात करें तो 1:0.56, यानी यदि एक पुरुष की मृत्यु होती है तो स्त्री की संख्या वहां पर 0.56 होगी। और अगर हम इसको 100 के आंकड़ों में करें तो अगर 100 पुरुष मरते हैं तो 56 स्त्रियां होती है। इसको हम इस तरह से भी अनुपात को आप समझ सकते हो। नवजात शिशुओं में मलेरिया अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है, लेकिन स्कूल जाने वाले बालकों में, गर्भवती स्त्रियों में मलेरिया अधिक पाया जाता है। यदि हम इनके उद्भवन काल की बात करें तो इन चारों के उद्भवन काल अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। तो इसका जो उद्भवन काल है वो होता है 14 दिन का। ठीक है। अगर हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की बात करें तो उसका जो उद्भवन काल है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो है 12 दिन का। इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 17 डेज का और प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 28 दिन का।
लेकिन इसका उद्भवन काल 9 माह का भी हो सकता है यदि व्यक्ति ने एंटी मलेरियल दवा ले रखी है तो। मलेरिया के जो परजीवी होते हैं ये साधारणतः मच्छरों के काटने पर ब्लड स्ट्रीम में सीधे सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, आरबीसीज जो होती हैं, उनको ये क्षति पहुंचाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसी का ये कार्य है कि शरीर के प्रत्येक अंग और ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर फेफड़ों के द्वारा बाहर फेंक देना। लेकिन जब रक्त में लाल रक्त कणिकाएं कम होंगी तो यह क्रिया बाधित हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों की। तो मलेरिया के जब हम लक्षण की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें है शरीर में दर्द होता है, हाथ पांव टूटने से लगता है, यानी बहुत दर्द होता है, सिर में भी पीड़ा होने लगती है, सर्दी और कंपाहट के साथ में बुखार या ज्वर आता है और कंपन इतना अधिक तीव्र होता है कि आपका एक रज़ाई या एक कंबल से काम नहीं चलता, आपको 2-3 कंबल या रज़ाई लेने पड़ते हैं। और ये जो कंपन है, जो ये कंपाहट है, वो शिवरिंग है, ये आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे तक रहती है। और ज्वर बहुत तेज होता है। ज्वर तेज कितना हो जाता है? 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। 6 घंटे बाद पसीना आने लगता है, जो कि इतनी अधिक मात्रा में होता है कि रोगी के वस्त्र, चादर आदि भीग जाते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति का तापमान घटने लगता है। लेकिन इस तापमान के असंतुलन से या बहुत तेज बुखार होने के बाद एकदम से ठंडा हो जाने से रोगी का जी मिचलाने लगता है, उल्टी होती है और भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। ज्वर रोज या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आता है, जो कि जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा कि वो उसकी परजीवी की कौन सा परजीवी है, कौन सा प्लाज्मोडियम है, उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अधिक समय तक मलेरिया से भुगतने पर यकृत की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी अगर व्यक्ति लंबे समय तक मलेरिया से ग्रसित रहता है तो उसकी यकृत की, लिवर की जो कार्यक्षमता है वो प्रभावित होती है। रक्त कणिकाओं के नष्ट होने से एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाता है और रोगी शक्तिहीनता का भी अनुभव करता है। कई वर्षों तक रोग के चलते रहने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रोगी कमजोर हो जाता है, सुस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, जो तिल्ली है हमारे शरीर में उसका आकार इसमें बढ़ जाता है और रोग की तीव्र अवस्था में मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ब्रेन फीवर हो जाता है। रोगी की अवस्था बहुत गंभीर हो जाती है और उचित इलाज के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यदि हम इसके प्रतिरक्षण की बात करें तो मलेरिया के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयों का प्रयोग हम अवश्य इसके इलाज के लिए हम कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को प्रथम दिन 0.6 ग्राम क्लोरोक्वीन और 15 मिलीग्राम प्राइमाक्वीन दिया जाता है और दूसरे दिन से 5वें दिन तक केवल प्राइमाक्वीन दी जाती है। कुछ लोग क्लोरोक्वीन के स्थान पर कैमोक्वीन भी देते हैं। क्लोरोक्वीन का नाम आपने रिसेंटली अभी सुना होगा, जब हम कोरोना के इलाज में शुरू में यही हाइड्रोक्लोरोक्वीन की मेडिसिन उसको दी जा रही थी। हालांकि ये दवाइयाँ इतनी तीव्र होती है, इनकी जो एक्टिविटी है, कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और व्यक्ति बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगता है। लेकिन इस परजीवी से लड़ने का एकमात्र यही दवाइयाँ हैं जो कि हम व्यक्ति को दे करके इस रोग का इलाज कर पाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये दवाइयाँ देनी है। दूसरा है कि जिस घर में रोगी है उसमें डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। डीडीटी भी एक केमिकल है जो कि मच्छरों को नष्ट करता है, मच्छरों को मार देता है। इसके साथ साथ जो सावधानी रखनी है वो है कि घर के आसपास
किसी भी प्रकार का गंदा या साफ पानी एकत्रित नहीं होने दें। बचाव के लिए प्रति सप्ताह 300 से 600 मिलीग्राम क्लोरोक्विन और 25 मिलीग्राम डाराप्रीम अथवा 100 मिलीग्राम के पॉल्यूड्रीन का सेवन करना चाहिए। स्विमिंग पूल, कोई हौज या आपके टैंक्स हों, उनके जल को प्रति सप्ताह बदलते रहना चाहिए। और बारिश के दिनों में जब आसपास हमारे गड्ढों में या कहीं टायर में या गमलों में यदि पानी का जमाव हो जाता है तो उस पर मलेरिया का एक क्रूड ऑयल आता है या मिट्टी का तेल आता है, वो उसके ऊपर डाल देना चाहिए, जिससे उसके ऊपर एक आवरण बन जाए और उसमें मच्छर के लार्वा और अंडे पनप नहीं सकें। तो ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप जब हम इसके ऊपर BHC पाउडर भी इसमें एक आता है जिसका छिड़काव पूरे घर में और इनके ऊपर किया जाता है, और इसका प्रभाव लगभग 3 महीने तक, 12 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है BHC पाउडर का। BHC पाउडर होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मच्छर BHC पर बैठते ही मर जाते हैं। हालांकि ये हमारे को भी थोड़ी हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ओपन नहीं है, खुले तौर पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर मच्छरों की अधिकता होती है वहाँ पर इसका सिवा कोई चारा भी नहीं है, तो वो आपको करना ही पड़ता है। इसके अलावा हम जालीदार दरवाजे और खिड़कियों का प्रयोग हमारे घरों में कर सकते हैं और मच्छरों के प्रहार से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कई गाँवों में भी आजकल और शहरों में भी मच्छरदानियों का लोग प्रयोग करते हैं। छतों पे जो सोते हैं, आंगन में जो सोते हैं, वो अपने पलंग के चारों तरफ छड़ों की सहायता से या लाठी की सहायता से मच्छरदानी तान देते हैं, जिससे कि मच्छर उसमें प्रवेश न कर सकें। इसके अलावा हमको समय समय पर ब्लड टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए, और सरकार द्वारा जो भी मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें हमको सक्रिय सहयोग देना चाहिए। इसके लिए एक जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम NEMP, नेशनल इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो इसमें 1 से 4 साल तक की आयु वालों के लिए 1 गोली क्लोरोक्विन और 1 गोली प्राइमाक्विन की, 4 से 8 साल तक उपयुक्त दवाइयों की 2-2 गोली, और 8 से 14 साल तक क्लोरोक्विन की 3-3 गोली और प्राइमाक्विन की 4 गोली देनी चाहिए। वयस्कों के लिए उपयुक्त दोनों गोलियों का अनुपात 4 और 6 है। शिशुओं को प्राइमाक्विन नहीं दिया जाता है, और जिन प्रदेशों में निरंतर मलेरिया का प्रकोप हो तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि वे प्रति सप्ताह में 1 बार 300 मिलीग्राम क्लोरोक्विन ले लें। बुखार होने पर हमें रक्त की जांच अवश्य रूप से करवानी चाहिए, और मच्छरों को भगाने के लिए आजकल तो बहुत सारे मार्केट में आपको ऐसे क्रीम भी मिल जाते हैं, कुछ आपको कैंडल्स भी मिल जाती है, कुछ आपको इस तरह की गुड नाइट और ऑल आउट इस तरह की आपको वो भी मिल जाती हैं, जिनके प्रयोग से हम, ये लिक्विड होता है जिसको इवेपोरेट होकर पूरे वातावरण में मच्छरों की संख्या को कम करता है, उनको मार देता है। यदि मलेरियाग्रस्त क्षेत्र में कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे अपने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहना चाहिए, और मलेरिया से बचाव की गोलियां भी लेनी चाहिए, और यथासंभव अपने शरीर को ढके रहना चाहिए। जन चेतना, जन जागृति और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा भी इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। महीने में कम से कम 1 बार अपने घर की सफाई आराम से की जानी चाहिए, और आपने इससे संबंधित कई विज्ञापन भी अपने टीवी के ऊपर देखा होगा कि ये मच्छर ज़्यादातर अंधेरे में या कोनों में, घर के कोने में, या जहाँ डार्क स्पेस होती है या जहाँ पानी भरा हुआ होता है, स्टोर्ड पानी है साफ़ या गंदा, वहाँ जाकर के मच्छर पनपते हैं, अंडे दे देते हैं, और वहीं पर ही अपनी प्रजनन क्रिया भी करते हैं, और वहीं पर इनके लार्वा और प्यूपा बन के और फिर वो एडल्ट फ्लाई बन जाती है, मच्छर बन जाते हैं और हमको नुकसान पहुँचाते हैं। तो मलेरिया के बारे में मेरे ख्याल में आप जानकारी पर्याप्त है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगली रोग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।